बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारा करते थे। 1964 में इंतकाल के बाद पार्लियामेंट में यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश के दिन को 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे की हैसियत से मनाया जाएगा। सारे मुल्क की दरसगाहों में बच्चों के प्रोग्राम उनकी याद में मुनक़द किए जाते हैं। पंडित नेहरू बच्चों की समाज का बुनियाद समझते थे। उनका कहना था, द चिल्ड्रंस ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो, द वे वी ब्रिंग देम अप विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। 17 साल की एक तवील मुद्दत तक वो देश के हिंदुस्तान के वजीर आजम बने रहे। 74 साल की उम्र में वफात हुई। आइए उनकी पैदाइश से वफात तक तारीख के आईने में उनकी जिंदगी का एक दायराना जायजा यादगार सीरीज के तहत समाअत फरमाए। पैदाइश 14 नवंबर 1889 में बमकाम इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज है, वहाँ हुई। नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, वालिद और वालिदा पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए 1905 में इंग्लैंड का सफ़र इख्तियार किया। 1912 में बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके इलाहाबाद में वकालत शुरू की। 1913 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में शामिल हुए। 1915 में अखबारात की पाबंदी पर इलाहाबाद में पहली बार कानून के खिलाफ तकरीर की। 1961 में श्रीमती कमला कौल से शादी हुई। लखनऊ कांग्रेस में गांधी जी से मुलाकात हुई। 1917 में 17 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी की विलादत हुई और इसी सने में होम रूल की तहरीक में शामिल हुए। 1918 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर बने। 1921 में दिसंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद पर हड़ताल कराने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और 1922 मार्च में रिहाई के बाद उसी सने में माह मई में गैर मुल्की कपड़े का बाइकाट करने की वजह से फिर गिरफ्तार हुए। 1924 में जून में रिहा हुए। उसी साल फिर 12 दिन के बाद रिहा हुए। 1924 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और 1925 में भी जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। 1926 में कमला जी की इलाज के लिए उनके साथ स्विट्ज़रलैंड तशरीफ़ ले गए। यूरोप और रूस का दौरा किया। 1927 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे। बेल्जियम में गुलाम कौमों की कांग्रेस में हिंदुस्तान की जानिब से नुमाइंदगी की। इसी साल नवंबर में लखनऊ में साइमन कमीशन की बाइकाट के 22 पुलिस की लाठियों से जख्मी हुए। 1929 में लाहौर कांग्रेस में सदर हुए और मुकम्मल आज़ादी की मांग की। 1930 में नमक की तहरीक के सिलसिले में 6 माह की कैद हुई, अप्रैल ता अक्टूबर। 1931 में 6 फरवरी वालिद मोतीलाल नेहरू का इंतकाल हुआ। इसी साल दिसंबर में इलाहाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हें फिर सज़ा हुई, 2 साल की जेल गए। फिर 1933 अगस्त में रिहाई हुई। 1934 में कलकत्ता की तकारीर की वजह से 2 साल की कैद हुई। 6 माह बाद श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी की वजह से रिहाई मिली, मगर 10 दिन बाद सरकार बहादुर के खिलाफ तकारीरें करने की वजह से फिर गिरफ्तार कर लिए गए, जेल भेज दिए गए। इसी साल मशहूर मारतुल्लारा तसनीफ तारीख़ आलम की झलकियाँ शाया हुई। 1930 में अल्मोड़ा जेल में खुद नोश सवाने हयात मुकम्मल की। उसी साल कमला जी को लेकर यूरोप गए। 1930 में 28 फरवरी को श्रीमती कमला नेहरू का इंतकाल हुआ। लखनऊ कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लिया। 1938 में वालिदा श्रीमती स्वरूप रानी का इंतकाल हुआ। इसी साल स्पेन का सफ़र किया। 1930 पर 9 में चीन का सफ़र किया। 1940 में इनफरादी सत्याग्रह में 4 साल की सज़ा हुई। 1941 में रिहा हो गए।
1942 में करप्स मिशन से बातचीत की, भारत छोड़ो करारदाद पेश की, फिर गिरफ्तार हुए और चांग काई शेख से गुफ्तगू की। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आज़ाद हिंद फौज के अफसरान और फौजी ने पैरवी की। 1946 में मशहूर तसनीफ तलाश हिंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया शाया हुई। जनूबी मशरकी एशिया का दौरा किया। चौथी बार सदर कांग्रेस मुंतखब हुए। उबूरी हुकूमत बनाने के लिए वायसराय की दावत कबूल की। कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ बातों की वजाहत के लिए लंदन गए। दस्तूर साज असम्बली में मकासद की करारदाद पेश की। 1947 माह मार्च में दिल्ली में एशियाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर आज़म का ओहदा संभाला और तादम आखिर दुनिया को अमन व आश्ती का सलामती का पैगाम देते हुए 27 मई 1964 को हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। अब सिर्फ उनकी यादें हैं। नेहरू जी की जिंदगी पर एक तायराना नज़र डालने से ये पता चलता है कि वह हिंदुस्तान और दुनिया के लिए ही पैदा हुए थे और हमें नई रोशनी की राहें दिखाकर हमसे जुदा हो गए। जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश एक अजीम खानदान में हुई। जिंदगी की शुरुआत ही उन्होंने किसी शहजादे की तरह की। गैर मुमालिक में उन्होंने तालीम हासिल की और भारत लौटते ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने शबाब के आगाज के आराम व आसाइश की परवाह न करते हुए देश की तंग और तारीख चार दीवारी में गुजार दिए। इसी दौरान मेहरबान माता का इंतकाल हुआ। बीवी तपे दिफ का शिकार होकर चल बसी। पिता भी जिंदगी से चल दिए, लेकिन इनके एसार और कुर्बानी में कोई कमी वाक़ न हुई। पिता श्री मोतीलाल नेहरू की वफात के बाद इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घर का पुराना सामान और बीवी के जेवर तक फरोख्त करने पड़े, लेकिन इनकी देशभक्ति में कोई फर्क नहीं आया। अवामी लीडरों ने भारत की आज़ादी के जिस ख्याल को अवाम के दिल व दिमाग में पैदा किया था, उसी ख्याल को, उसी जज्बे को जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाइयों के जरिए अपनी मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानी से सींचा और अपने मादर वतन को गुलामी के पंजों से आज़ाद करने के लिए कुर्बानी का रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने सबसे आगे रहकर सब तरह की मुश्किलात और मसाइब को झोंकों से अपने सीने पर झीला और फिर उन्होंने हमें जमहूरियत की ज़मीन पर ला खड़ा कर दिया और गुलामी का लिबादा उतार कर इस धरती को, इस कौम को और इस मुल्क को आज़ादी के जेवर से सजाया, संवारा। इसके बाद वो हमारी रहनुमाई के लिए आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म बने। भारत को आज़ादी हासिल हुई तो थी, लेकिन माली व माशी एतबार से भी हम गुलाम ही थे। उन्होंने 5 साला मंसूबे के जरिए मुल्क को तामीर और तरक्की की राहों पर गामजन किया ताकि हमें माली व माशी व समाजी आज़ादी हासिल हो सके। उन्होंने आराम हराम है का नारा दिया ताकि हम मुल्क को कौम तरक्की याफ्ता व खुशहाल बना सकें। मुल्क के अवाम में उन्होंने कौमी बेदारी का जज्बा पैदा किया और उसे यकजहती बख्शी। यही नहीं, अपने मुल्क से दूर जंग की आग में सुलगती दुनिया को पंचशील और मिलकर काम करो की रोशनी देकर इंसानियत, अमन और मोहब्बत का रास्ता दिखलाया। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि दुनिया की भलाई बमों के धमाकों से नहीं हो सकती, बल्कि उसके लिए जरूरत है अमन की, सुलह की, मिलजुल कर रहने की। दुनिया की बड़ी ताकतें जिन्हें अपनी ताकत का घमंड था, गुरूर था, जो हमेशा ही लड़ाई व जंग की जुबान ही की बातें करती थीं, नेहरू के खिलाए अमन व आश्ती के रास्ते को, दिखलाए अमन व आश्ती के रास्ते को अपनाने के लिए मजबूर हो गई। अपने इन्हें उसूलों की वजह से दुनिया की सियासत के स्टेज पर नेहरू ने भारत को खास मुकाम दिलाया। दुनिया के किसी भी छोटे या बड़े मुल्क में जब भी कोई नाखुशगवार वाक़ा ज़हूर में आता, सभी की बेचैन निगाहें नेहरू की तरफ उठ जाती। दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान ये सुनने के लिए बेचैन रहते, मुंतजिर रहते कि जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। भारत की जंग आज़ादी से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक लगातार 35 साल श्री जवाहरलाल नेहरू भारत ही के नहीं बल्कि दुनिया के उफ़क़ पर चमकते रहे। मुख्तलिफ शक्लों में उनके कई रूप थे।
उनके चंद नमूने पेश हैं। इंसान के रूप में एक काबिल और होशियार सियासतदान होने के अलावा जवाहरलाल नेहरू एक अजीम शख्सियत के मालिक भी थे। एक इंसान के रूप में नेहरू की खासियत उनका इंसानियत का जज्बा था। नेहरू के खुद अपने अल्फाज में सुनिए, मैंने जिंदगी से मोहब्बत की है और ये आज भी मुझे अपनी तरफ खींचती है और अपने ढंग से जिंदगी के एहसास की मैं कोशिश भी करता हूँ। हालांकि बहुत से दिखाई ना देने वाली कई रुकावटें मेरे चारों तरफ खड़ी हो गई हैं, लेकिन जिंदा रहने की यह ख्वाहिश मुझे मजबूर करती है कि मैं जिंदगी से खेलूं, उसके किनारों से झांक कर देखूं, मगर कभी उसका गुलाम बनकर ना रहूं। अपनी सेहत के बारे में भी वो हमेशा होशियार रहते थे। वो बाकायदा कसरत करते थे। कसरत की यह आदत उन्हें अपने पिता मोतीलाल नेहरू से मिली। जवाहरलाल नेहरू एक तेज खिलाड़ी भी थे। क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तैराकी, घुड़सवारी उन्हें खास दिलचस्पी रही। कैम्ब्रिज में उन्हें एक बार दौड़ में इनाम भी मिला था। वो हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक चलाना जानते थे। जवाहरलाल नेहरू को बनावट से चिढ़ थी। वो नहायत रहमदिल इंसान थे। अगर कभी वो किसी की कोई गलत बात कह देते तो गलती का एहसास होते ही उसके लिए माफी भी मांग लेते और अपने इस फेल में वो किसी तरह की शर्म महसूस न करते। मिजाज के एतबार से भी वो एक नहायत रहमदिल और इंसान थे। एक अजीम शख्सियत के मालिक इतने बड़े इंसान होने के बावजूद अपने आप को हमारी और आपकी तरह ही एक मामूली इंसान समझते। उनके अमल में सादगी और असलियत होती थी। वो अंदर और बाहर से एक थे, बराबर थे और उनके बात करने का ढंग हमेशा एक ही सा रहता, चाहे वो किसी एक आदमी से बातें कर रहे हों या लाखों इंसानों के दरमियान हो। खाने के मुतालिक भी उनको कोई खास दिलचस्पी न थी, बल्कि जहां भी वो होते वहां वैसा ही खाना पसंद कर लेते। उन्हें जिंदगी के किसी भी पहलू में तकल्लुफ बरतने की आदत न थी। उनकी जाती जरूरियात इतनी आम और सादा थीं कि दूसरों पर मुनहसर रहने की उन्हें जरूरत ही ना होती थी। बतौर वजीर आजम इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर होते हुए भी वो नहायत सादगी जिंदगी गुजारते। अपनी जिंदगी में उन्होंने माली बातों पर गौर नहीं किया। आज भी अगर हम देखें तो पता चलेगा वो अपने पीछे कोई बड़ी जायदाद नहीं छोड़ गए। अगरचे अपनी जिंदगी में आमतौर पर वो खादी ही पहनते रहे, लेकिन अपने लिबास के बारे में खास तौर पर दिलचस्पी लेते। गैर मुमालिक में अक्सर अपने कौमी लिबास खादी की उचकन में दिखाई देते। उनके लिबास में कौमियत की झलक नुमायां थी। बतौर वजीर आजम अपनी जिंदगी के चंद आखिरी दिनों को छोड़कर, जबकि उनकी सेहत खराब रहने लगी थी, उमूमन वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक काम में मसरूफ रहते। रोजाना 18-19 घंटे काम करना कोई मामूली बात नहीं है। अक्सर उन्हें कहा जाता कि आपको कुछ आराम भी करना चाहिए, तो वह हंसकर टाल जाते। वो आराम को जरूरी नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मुल्क के हवाले कर दिया था और अपने इसी जज्बे के इजहार कौम के सामने आराम हराम है के नारे की शक्ल में किया था। अपनी जिंदगी में वह हमेशा ही वो ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहे। जहां मुल्क के अंदरूनी हालात और मसलों के बारे में वो सोचते, उन्हें हल करने की कोशिश करते, वहां बदेशी मामलात में भी उनकी दिलचस्पी कम न होती। अपनी उत्तम कथा में एक जगह वो लिखते हैं, किसी भी अहम मसले या मौजू पर किसी दूसरे पर मुनहसिर रहना मुमकिन नहीं है। इंसान को अपनी जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना है। दूसरों पर मुनहसिर रहना नाउमीदी को मद्दू करना है। जवाहरलाल नेहरू कभी बेकार नहीं बैठ सकते थे। अपने घर पर या दफ्तर में अगर इनके पास कोई काम करने को ना होता तो वह बाग में फूलों की क्यारियां ही ठीक करने लगते, माली को हिदायतें देते या अपनी लाइब्रेरी में जाकर किताबें देखने लगते। वो जिस काम में भी मसरूफ होते उसमें डूब जाते और इन लम्हों में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होती। वह हिंदुस्तान के ही नहीं सारी दुनिया के महबूब थे और इसी नुक्ते नज़र से सारी दुनिया ही इनकी दोस्त थी। लेकिन इनके खास जाती दोस्तों में लॉर्ड माउंटबेटन खानदान का नाम खास तौर से काबिल जिक्र है। जवाहरलाल नेहरू बेहद जज्बाती इंसान थे। कोई मामूली सी बात भी इन्हें असर पजीर होती थी
اگر کوئی غلط کام کرتا یا غلط بات کہتا تو غصے میں آ جاتے، اگر وہ کسی لاچار انسان کو دیکھتے تو اس کی مدد کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ ان معاملات میں وہ بالکل بھول جاتے کہ وہ ایک بہت بڑے انسان ہیں۔ بچوں کے ساتھ تو انہیں خاص لگاؤ تھا، یہ ان کے جذباتی ہونے کی ایک اہم مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے بچوں کے چاچا کہلائے۔ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے انسان کی محبت انہیں حاصل تھی۔ جب کبھی وہ ہندوستان سے باہر جاتے تو اس پر ملک کے عوام ان کے درشنوں کے لیے امٹ پڑتے۔ ننھے بچے اپنے چاچا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتے اور نہرو سبھی کے درمیان جی بھر کر پیار بانٹتے۔ اتنی قیمتی چیز اور وہ بھی بے بھید بھاؤ کے بغیر، یہ صرف نہرو کی بس کی بات ہی تھی۔ جو پیار، جو محبت، جو ہر دل عزیزی اور جو عزت نہرو کو حاصل ہوئی، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ نہرو کے ساتھ ہی تاریخ کا ایک باب شروع ہوا تھا، ان کے جاتے ہی یہ ختم ہو گیا، لیکن جب تک یہ دنیا باقی ہے، تاریخ کا یہ اہم باب آئندہ نسلوں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے اس یادگار سیریز کے جواہر لال نہرو تاریخ کے آئینے میں مقالے کے اختتام میں نہرو کی وصیت سماعت فرما لیں۔ 21 جون 1954 شری جواہر لال نہرو نے وصیت کی، میں چاہتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مذہبی رسوم ادا نہ کی جائیں۔ میں ایسی باتوں کو مانتا نہیں ہوں اور صرف رسم سمجھ کر بندھ جانا دھوکے میں پڑنا مانتا ہوں۔ جب میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ میرا جسم جلا دیا جائے۔ اگر کسی غیر ملک میں مروں، میرے جسم کو وہیں جلا دیا جائے اور میری راکھ الہ آباد، جو اب پریاگ راج ہے، بھیج دی جائے۔ ان میں سے مٹھی بھر گنگا میں ڈال دی جائے۔ ان کے بڑے حصوں کے ساتھ کیا کیا جائے میں آگے بتا رہا ہوں۔ ان کا کچھ بھی حصہ کسی حالت میں بھی بچا کر نہ رکھا جائے۔ گنگا میں راکھ کا کچھ حصہ ڈلوانے کی خواہش کے پیچھے جہاں تک میرا تعلق ہے کوئی مذہبی خیال نہیں ہے۔ اس بارے میں میرا کوئی مذہبی جذبہ بھی نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے گنگا اور جمنا سے خاص لگاؤ رہا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوا یہ لگاؤ بڑھتا گیا، میں موسم کے بدلنے کے ساتھ ان کے بدلتے ہوئے رنگ و روپ کو دیکھا ہے، اور کئی بار یاد آئی اس تاریخ کی، ان خدروں کی، قدیم کہانیوں کی، ان گیتوں کی اور کہانیوں کی جو کئی صدیوں سے ان کے ساتھ جڑ گئی ہیں اور ان کے بہتے ہوئے پانی میں کھل مل گئی ہیں۔ گنگا تو خاص طور سے بھارت کی ندی ہے، عوام کی محبوبہ ہے، جس سے لپٹی ہوئی بھارت کی قومی یادگاریں، اس کی آرزوئیں، ارمان اور ڈر، اس کے فتح کے گیت، اس کی ہار اور جیت۔ گنگا تو بھارت کی قدیم تہذیب کی نشانی رہی ہے، سدا بدلتی، سدا بہتی، اور پھر وہی گنگا کی گنگا وہ مجھے یاد دلاتی ہے۔ ہمالیہ کی برف سے ڈھکی چوٹیوں کی اور گہری گھاٹیوں کی، جن سے مجھے محبت رہی ہے، اور ان کے نیچے کے زرخیز اور دور دور تک پھیلے میدان جہاں ہم کام کرتے میری زندگی گزری ہے۔ میں نے صبح کی روشنی میں گنگا کو مسکراتے دیکھا، شام کے سائے میں اداس کالی سی چادر اوڑے ہوئے بھید بھری جاڑوں میں سمٹی سی آہستہ آہستہ بہتی حسین دھارا، اور بس برسات میں دہاڑتی گرجتی ہوئی سمندر کی طرح چوڑا سینہ لیے ہوئے اور ساگر کی برابری کرنے کی طاقت لیے ہوئے۔ یہی گنگا میرے لیے نشانی ہے، بھارت کی خدمت کی یادگار ہے، جو کہتی آئی ہے اور بہتی چلی جا رہی ہے مستقبل کے بڑے سمندر کی طرف۔ بے شک میں پرانی خدروں اور رسم و رواج کو چھوڑ دیا ہوں، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہندوستان ان سب زنجیروں کو توڑ دے جن میں وہ جکڑا ہے، جو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور دیش میں رہنے والوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں، جو بے شمار لوگوں کو دبائے رکھتی ہیں۔ چاہے یہ سب میں چاہتا ہوں، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کو ان پرانی باتوں سے بالکل الگ کر لوں۔ مجھے فخر ہے اس شاندار وراثت کا، اس وراثت کا جو ہماری رہی ہے اور ہماری ہے، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھی ہم سبھی کی طرح اس زنجیر کی ایک کڑی ہوں جو کہ کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹتی ہے۔
اور جس کا سلسلہ ہندوستان کی تاریخ کے آغاز سے چلا آتا ہے۔ یہ سلسلہ میں کبھی نہیں توڑ سکتا کیونکہ میں اس کی بے حد قدر کرتا ہوں اور اس سے مجھے ہمت و حوصلہ ملتا ہے۔ میری اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور بھارت کے تمدن کو اپنا جسم نثار کرنے کے لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری بھسم راکھ کی ایک مٹھی الہ آباد کے پاس گنگا میں ڈال دی جائے، جس سے کہ وہ اس مہاساگر میں پہنچے جو سارے ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہے۔ میری راکھ کے باقی حصے کا کیا کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہوائی جہاز سے اونچائی پر لے جا کر بکھیر دیا جائے، ان کھیتوں پر جہاں بھارت کے کسان محنت کرتے ہیں، تاکہ یہ بھارت کی مٹی میں مل جائے اور اسی کا ایک حصہ بن جائے۔ جواہر لال نہرو، جے ہند، جے ہند۔